एमओटी की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और कुछ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है कि किसी को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और किसी को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं, और जिनकी एनर्जी लो है उनको बॉन्डिंग और जिनकी एनर्जी हायर है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, उनकी जो रीजंस हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने के लिए आप देख लें कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं एस, और एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल है। तो ये जब मिक्स होंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो अगर हम बात करें इनको वेव्स की सूरत में देखें तो क्या होंगे, अगर दोनों सेम फेज में हैं तो वहां क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर क्या हो दोनों अपोजिट फेज में हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगी। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगी तो वहां बॉन्डिंग, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगी वहां क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। इसी तरह अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p में भी यही होगा, क्योंकि उसका एक लोब पॉजिटिव, दूसरी लोब क्या है, नेगेटिव फेज। इसी तरह इस जो p ऑर्बिटल इसकी भी एक लोब पॉजिटिव, दूसरी लोब क्या है, नेगेटिव फेज में है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव फेज आपस में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दोनों पॉजिटिव फेजेस मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगी। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो यहां भी यही होगा, जहां आपस में दोनों अपोजिट फेज मिलेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एंटी बॉन्डिंग, और जहां सेम फेज आपस में मिलेंगे तो वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आप देख लेते हैं कि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहलाते हैं, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कहलाते हैं। उसकी रीजन को समझने के लिए हमें वेव्स की सूरत में उसे देखना होगा। अगर हम कहें कि हमारे पास वेव है जिसका एक फंक्शन है साई1, अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है जो उस वेव की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर समाया होता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। यानी साई जो है ये क्या करेगा, इस वेव की प्रॉपर्टीज को बताएगा। अब हमारे पास एक वेव है साई1, दूसरी वेव है साई2 माइनस साई2, और एक वेव है साई1, दूसरी वेव है साई2, ठीक है। तो अब ये जो साई1 है और उसकी जो अपोजिट फेज यानी वेव है वो क्या है, माइनस साई2। वो इस वजह से क्योंकि वो अपोजिट फेज में है, यानी एक पॉजिटिव फेज में है तो दूसरी माइनस फेज में है। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और ये आपस में मिलकर इस सूरत में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये हमारे पास एक नई वेव बनेगी, यानी एक नया वेव फंक्शन हमारे पास आएगा जो क्या होगा, साई होगा। और ये जब साई होगा ये क्या होगा, इन दोनों वेव फंक्शन का हासिले जमा होगा। तो इन दोनों का हमने जमा कर दिया, तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास साई1 साई2 है, और ये दोनों क्योंकि सेम फेज में है तो ये आपस में मिलेंगे। तो इस सूरत क्या होगी, हमारे पास एक वेव बनेगी जहां क्या हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो इस वजह से ये क्या हो गई, इन दोनों की जो पावर है वो बढ़ गई है, थोड़ा ऊपर चली गई है। यहां क्या हुई थी, डिस्ट्रक्टिव, तो इस वजह से ये नीचे चली गई थी। इसमें भी क्या होगा कि दो वेव फंक्शन मिले हैं तो क्या होगा, एक नया वेव फंक्शन बनेगा जो साई होगा, और साई क्या होगा, साई1 और साई2 का हासिले जमा। अगर हम बात करें जो साई एक वेव फंक्शन होता है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन जो साई स्केयर होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां कहां पर पाए जाने के उनके चांसेस होते हैं। तो वो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। तो हम इसका अगर स्केयर कर दें
तो स्केयर जब करेंगे तो क्योंकि जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव चला जाएगा, तो इस वजह से ये जो फेज होगा ये भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इधर से क्या है, बिल्कुल इस एक्सेस को टच कर रहा है, यानी इनके जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर अब यहां देखें तो स्केयर करने पर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यानी ये जो एरिया है दो न्यूक्लियाई के दरमियान एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने का मतलब यह है कि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहां क्या हुआ कि एरिया कम हो गया। एरिया कम होने का मतलब यह है कि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है दो न्यूक्लियाई के दरमियान तो वहां अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, और जहां अट्रैक्शन इंक्रीज करती है एनर्जी कंज्यूम होती है और बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी वहां बॉन्ड बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां दो न्यूक्लियाई, यानी एक न्यूक्लियस ये था दूसरा न्यूक्लियस ये है, तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो एरिया है वो बढ़ गया। एरिया बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ कि वहां अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब यही है कि वहां बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान एरिया कम हो गया। एरिया कम होने का मतलब यह है कि उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब यह है कि वहां अट्रैक्शन कम हो गई। एनर्जी क्या होगी, वो कंज्यूम नहीं बल्कि एनर्जी निकलेगी, और इस सूरत में क्या होगा, वहां जो बॉन्डिंग नहीं बल्कि क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगी, यानी वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जहां क्या हो रही होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, वहां एनर्जी कम होगी, वहां एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी वहां क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगा, वहां बॉन्ड नहीं बनेगा।